अ वेरी गुड एंड वार्म मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का आज की साहित्यिक प्रश्नोत्तरी में। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले आप सबके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। तो यह कथन किस विद्वान का है, किस आचार्य का है? तो भाई दूसरी तरफ से अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम इस तरह से बन सकता है कि किस आचार्य ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है और इनके द्वारा रचित सूर सागर को लीलागान का महान समुद्र कहा है या महान समुद्र की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन है आपके पास आचार्य शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गोपाल राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कमेंट बॉक्स में आपने इस प्रश्न का ऑप्शन चूज करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखना है, ठीक है। इस प्रश्नोत्तरी के तहत हमने लगभग 100 प्रश्न हल कर लिए हैं और आज हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो पहला है हमारे पास कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस आचार्य का है? क्या डॉक्टर बचन सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? भक्ति काल, देखिए भाई भक्ति काल के संबंध में जो भक्ति आंदोलन चले थे उससे पहले भी एक शक्तिशाली आंदोलन चला था गोरखनाथ के द्वारा, है ना। तो गोरखनाथ का चलाया हुआ जो भक्ति मार्ग था वह एक धार्मिक आंदोलन था और गोरखनाथ जो थे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे उस समय। तो यह गोरखनाथ के संबंध में किस विद्वान का कथन है? तो यह किसी और का नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है गोरखनाथ के विषय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तुत कथन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है? रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही जो है बड़ा वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। किसको? ग्रियर्सन की जो साहित्यिक पुस्तक है, साहित्यिक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आगे देखिए, थोड़ा लॉन्ग कथन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है, उसका विकास इस राज्य के विरुद्ध संघर्ष के दौरान ही हुआ है और वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है बल्कि पुराने साहित्य के सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर ही विकसित हुआ है। तो कथन को समझिए कि ज्यादातर माना जाता है कि आधुनिकता जो है अंग्रेजी राज की देन है, लेकिन निम्न में से किस विद्वान का मानना ऐसा है कि आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है बल्कि यह तो पुराने साहित्यिक सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर विकसित हुई है? कौन? आधुनिकता। तो यह जो कथन है ना, यह है रामविलास शर्मा जी का। हाँ, उन्होंने ही आधुनिकता के संबंध में यह कहा है कि ज्यादातर हम मानते हैं कि आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन है, तो ऐसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी रामविलास शर्मा। आगे का कथन है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। प्रस्तुत कथन है आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर गोपाल राय, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखिए, दुनिया के संबंध में बहुत बड़ी बात कही है और बिल्कुल राइट भी है कि आजकल की दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अपना उल्लू ही सीधा करना जानती है। तो राइट ऑप्शन विल बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट कथन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह और साथ ही प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है? आपने सही ऑप्शन चूज करना है और बताना है वह कौन से विद्वान है जिन्होंने मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद को क्या संज्ञा दी है। एक तो कहा है कि यह बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है और साथ ही एक और संज्ञा दी है कि यह प्रकांड कवि वृत्त संग्रह है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कवियों का वर्णन दिया गया है। और साथ ही जो मिश्र बंधु भाई हैं, है ना, 3 भाई है ना, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से नाम आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही वह हस्ती हैं जिन्होंने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है और इनकी जो पुस्तक है उसको बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। चलिए आगे देखते हैं। यह कथन भी बहुत ही प्रसिद्ध है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है।
प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर गोपाल राय, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह के आपके पास ऑप्शन होगी एज यूजुअल जो आप जानते हैं, है ना। लेकिन आपने सही ऑप्शन चूज करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा है? यह एक अलग कथन है ना। देखिए, यह तो हम सब जानते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर कथन थोड़ा और है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि सामंती साम्राज्यवादी बंधुओं के प्रति विद्रोह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने ही माना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। आगे का प्रस्तुत कथन भी छायावाद के संबंध में है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता था। तो यह कथन किसका है छायावाद के संबंध में? क्या नामवर सिंह का है, क्या आचार्य शुक्ल का है, क्या डॉक्टर गोपाल राय का है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है? तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा इसका नामवर सिंह। जी हाँ, नामवर सिंह ने ही कहा था कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और क्या चाहता है। जब एक और समाज ना पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, छायावाद से पहले जो रूढ़ियां थी हमारे साहित्य में भी वो देखने को मिली हैं, और उसी समय क्या था, यह देश जो था विदेशी पराधीनता में लिप्त था। तो विदेशियों की पराधीनता से भी मुक्ति चाहता था। तो उसी इन्हीं दो रूढ़ियों के परिणाम स्वरूप जो है छायावाद की स्थापना हुई, या यूं कह सकते हैं कि छायावाद जैसी राष्ट्रीय जागरण की विचारधारा पनपी इन्हीं दो पुरानी रूढ़ियों की मुक्ति के संबंध में। तो सही ऑप्शन होगा इसका उत्तर नामवर सिंह। आगे का कथन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो उपयुक्त कथन किसका है आप देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि यह कथन भी काफी बार रिपीट हुआ है। क्या आचार्य शुक्ल का है, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय? तो प्रस्तुत कथन आचार्य शुक्ल का है। इन्होंने ही प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से हिंदी का आविर्भाव माना था साहित्य जगत में, ठीक है। और यह तुलना की थी और यह कथन दिया था कि जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है ना, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य का पद्य समझा जाता है। आगे का प्रस्तुत कथन कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। प्रयोगवादी कविता के संबंध में यह कथन किसका है? बताइए किसका होगा यह? तो यह कथन होगा रामविलास शर्मा का, ठीक है। ऑप्शन तो हमारे पास दी है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गोपाल राय हैं, आचार्य शुक्ल हैं, लेकिन सही ऑप्शन रामविलास शर्मा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में कहा था कि प्रयोगवादी कवि ऐसी कविताओं की रचना कर रहे थे जो मुक्ति चाहती थी, है ना। एक नई भावना उसमें दिखती है। किससे मुक्ति चाहती थी? जो उस समय में जो अनास्था थी, शंका थी, घुटन थी, कुंठा थी, और इस तरह की प्रवृत्तियों से जो है मुक्ति चाहती थी प्रयोगवादी कविता। तभी जो है प्रयोगवादी कवि इस तरह की कविताएं लिख रहे थे। तो राइट ऑप्शन विल बी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आप देखकर ही समझ गए होंगे ऑप्शंस में से कि यह कथन जो है नन अदर देन बल्कि हमारे प्रसिद्ध प्रिय आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हाँ, उन्होंने ही कहा था विद्यापति के संबंध में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो बताइए भक्ति आंदोलन को एक जाति और जनवादी आंदोलन किस विद्वान ने माना है? जबकि यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि भारत की भाषा समस्या में यह बात कही गई है। तो भारत की भाषा समस्या निम्न में से किस विद्वान की रचना है? क्या नामवर सिंह की, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्या आचार्य शुक्ल की? तो जी नहीं, इन सब की नहीं है, बल्कि किसकी है? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने ही भारत की भाषा समस्या पुस्तक के अंदर भक्ति आंदोलन को एक जाति और जनवादी आंदोलन बताया है।
नेक्स्ट रिपीटेड कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? हाँ, सही समझे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय एक ऐसी जीवन पद्धति जो हठ योग की साधना पर आधारित थी और जिन्होंने भोग का तिरस्कार किया, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना जैसी साधनाओं को जो है तवज्जो दी, महत्व दिया, है ना। तो इन सब से क्या था, जनता में एक तरह से जो भक्ति रस था, जो प्रेम भाव था उस समय का, उसमें थोड़ी कमी, थोड़ी वीरानियत महसूस हो रही थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ठीक उसी समय कबीर जी आते हैं और क्या होता है, अपनी वाणी के जरिए वही प्रेम भाव, वही भक्ति रस जनता के हृदय में जगाते हैं। तो इसीलिए आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है कबीर के संबंध में। नेक्स्ट कथन मुक्ति बोध के संबंध में हमारे पास है कि मुक्ति बोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर बचन सिंह या फिर रामविलास शर्मा। मुक्ति बोध की जो कविता है ना, अंधेरे में, आप सबने पढ़ी होगी, बहुत लंबी कविता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुक्ति बोध ने उसमें अपने आप को ही एक नायक के तौर पर रखा है। ऐसा लगता है कि अपनी आप बीती ही मुक्ति बोध जी उसमें सुना रहे हों। तो फिर रामविलास शर्मा का यही कहना है कि मुक्ति बोध को इस कविता से अलग करके देखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कथन बताइए किसका है कि छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि वह सत्यान्वेषी दृष्टि है। तो यह कथन किसका था छायावाद के संबंध में? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, गोपाल राय का या फिर आचार्य शुक्ल का? क्या कहना है कि छायावादी कल्पना को अगर आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ अलंकारों और प्रतीकों की योजना लेकर कविताएं रची गई हैं, काव्य रचा गया है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। इसमें क्या है, इसमें एक सत्यान्वेषी दृष्टि रखने वाली पावर भी है। तो यह कहना था आपका नामवर सिंह का। आगे का कथन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यह किस विद्वान का कथन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा भी लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो फिर दरेरा देकर, है ना। तो नन अदर देन हमारे प्रिय कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास के संबंध में यह कहा है। और कबीरदास को इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है। बताइए प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है कि कवि आलम जो थे प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। नामवर सिंह ने कहा है, डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है? कथन को देखिए, कवि आलम, जी हाँ, कवि आलम के संबंध में ही यह कहा है कि वे एक प्रेमो उन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर जो है उनमें क्या थी? बहुतायत पाई जाती थी, या इश्क का दर्द कह लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवि आलम के संबंध में यह कहा है कि वे कैसे थे? प्रेमोन्मत्त कवि थे। इश्क का दर्द ना उनके एक एक वाक्य में मिलता है। आप पढ़िएगा आलम की रचनाएं। बताइए इनमें से यह कथन किस विद्वान का है कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। अब यह भी अंधेरे में कविता के संबंध में ही लगता है मुझे कि वो इतनी लंबी कविता है जिसमें मुक्तिबोध ने अपनी एक तरह से आप बीती ही लिखी है, जो भी उनका सोचना रहा था, मानना रहा था या जीना रहा था उस समय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा या डॉक्टर बचन सिंह या डॉक्टर गोपाल राय या रामविलास शर्मा कि मुक्ति बोध के काव्य में क्या मिलेगा आपको? मानव जीवन का अस्तित्ववादी रूप मिलेगा और जो कहीं ना कहीं रहस्यवाद को भी ओढ़े हुए हैं, यानी कि रहस्यवाद को भी अपने अंदर कायम किए हुए हैं। ऐसा पुरुष, ऐसा लघु रूप आपको मुक्तिबोध के काव्य में देखने को मिलता है। तो यह कथन है आपका रामविलास शर्मा का, क्योंकि उन्होंने ही मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है उसके संबंध में बहुत सारी बातें कही है ना, हमने देखा भी है जब हमने रामविलास शर्मा के कथनों को पढ़ा था। आगे का कथन कह रहा है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इस बात का सबूत देना पड़ा था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। तो नूर मोहम्मद के संबंध में यह कथन किस कवि का है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नाम बरसिंह या रामविलास शर्मा। तो आप समझ गए होंगे कि यह आचार्य शुक्ल का कथन है, क्योंकि नूर मोहम्मद एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषाओं में कविताएं रची थी। और वैसे हम जानते हैं कि ये सूफी प्रेमाख्यानक कवि रहे हैं नूर मोहम्मद जी, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। जबकि ये अवधी भाषा में, फारसी में रचनाएं करते थे, लेकिन जब ये हिंदी भाषा में कविताएं करते थे तो उन्हें इस बात का प्रूफ देना पड़ता था, प्रमाण देना पड़ता था कि ये जो है इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। तो आचार्य शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, प्रस्तुत कथन किसका है बताइए कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। आचार्य शुक्ल का होगा या नाम बरसिंह का, डॉक्टर बचन सिंह का, या फिर गोपाल राय का। किसके संबंध में है कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो आप समझ गए होंगे यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है। और किसके संबंध में है ये? रसखान के संबंध में। जी हाँ, रसखान के विषय में इन्होंने कहा था कि ये बड़े भारी क्या थे? कृष्ण भक्त कवि थे और गोस्वामी विठलनाथ जी की इन पर विशेष कृपा थी, प्रिय शिष्य थे, यूं कह सकते हैं। नेक्स्ट कथन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि किस आलोचक ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? क्या डॉक्टर बचन सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्ति काल के संबंध में हमारे सामने आता है सबसे पहला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को क्या कहा था? लोक जागरण कहा था। तो राइट ऑप्शन विल बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है इसीलिए कि उसका आधार वस्तुवादी है। शुक्ल जी की गंभीरता का दूसरा कारण है उनकी तर्क शक्ति और चिंतन पद्धति। इस पद्धति को हम द्वंद्वों का नाम दे तो अनुचित न होगा। प्रस्तुत कथन किस आचार्य का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर गोपाल राय, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो शुक्ल जी के विषय में यह किसने कहा था कि इनकी आलोचना पद्धति थोड़ी गंभीर है, इसमें द्वंद्व झलकता है? तो रामविलास शर्मा इसका सही ऑप्शन होगा। रामविलास शर्मा ने ही शुक्ल जी के संबंध में यह कहा है। ठीक है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो बताइए यह किन भक्तों के विषय में कहा है और किस विद्वान ने कहा है? क्या डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर नामवर सिंह ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने यह कहा है कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। भाई किन भक्तों का? किन भक्तों का? कृष्ण भक्तों का। ठीक है। तो कृष्ण भक्त जो कवि रहे हैं ना तमाम, उन सब के लिए एक साथ यह बात कह दी है आचार्य शुक्ल ने कि हमारे साहित्य पर इनका बहुत बड़ा उपकार रहा है। नेक्स्ट प्रस्तुत कथन की बताइए कि किस विद्वान ने रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है? क्या गोपाल राय ने कहा है, क्या रामविलास शर्मा ने कहा है, क्या नामवर सिंह ने कहा है, या फिर आचार्य शुक्ल ने कहा है? रामचरितमानस लोगों के हृदय का हार। तो आचार्य शुक्ल सही ऑप्शन है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने ही रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है कि इसमें लोगों का हृदय बसता है। ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस। नेक्स्ट कथन बताइए किसका है कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता ना, तब तक कोई भी कार्य कितनी भी व्यापक शुभेच्छा के साथ क्यों ना आरंभ किया जाए, वह फलदायक नहीं होगा। प्रस्तुत कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में से बताइए सही ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कि जब कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो सबसे पहले उस कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तभी वह कैसा होगा? फलदायक होगा। नेक्स्ट प्रस्तुत कथन बताइए कि इनमें से किस विद्वान का है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य है, वह हमारी जातीय नवजागरण का साहित्य है। तो बताइए किसका है यह कथन? नामवर सिंह का, डॉक्टर गोपाल राय का, आचार्य शुक्ल का, या फिर रामविलास शर्मा का? तो सही ऑप्शन होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने ही भारतेंदु युग के विषय में कहा था कि सही मायनों में जो भारतेंदु युग का साहित्य है ना, वो कैसा है? हमारी हिंदी भाषा जनता का साहित्य है। उन्होंने जनता को लेकर जो है साहित्य रचा है। जनता की जो व्याकुलता थी, छटपटाहट थी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, तो वो सब बातें हमें, वो तमाम बातें हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्य में मिलती है। और उस समय जो था क्या था? गुलाम था ना हमारा देश अंग्रेजों का। तो उसी
परिप्रेक्ष्य में रखकर जो है भारतेंदु ने जनता के लिए जो है साहित्य रचा था। और इस तरह रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। नेक्स्ट है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो स्वामी जी का ही है। तो प्रस्तुत ऑप्शन में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है तुलसीदास जी के संबंध में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जहाँ पर जिस भी साहित्य में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन होता है उसमें अधिकतर जो है क्या होता है, थोड़ी बहुत काम वासना भी आ जाती है। लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा साहित्य रचा है जिसमें प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, लेकिन उसमें लज्जा और संकोच की कोई इस तरह की भावना नहीं है कि हम दूसरों के सामने उसको ना पढ़ सके, बल्कि हम सबके सामने उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट कथन है हमारे पास, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। इस पुस्तक का आधार यह धारणा है कि नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। प्रस्तुत कथन बताइए किसका है? नाम्बर सिंह का, रामविलास शर्मा, डॉक्टर गोपाल राय या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कथन को देखिए कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है ना। तो कविता के नए प्रतिमान रचना किसकी है? आपको कथन को देखकर ही पता लग गया होगा, आप समझ गए होंगे कि यह कृति जो है नामवर सिंह की है। मुक्ति बोध के संबंध में उन्होंने इसमें लिखा है और इसमें बताया गया है कि जो स्थिति छायावाद में निराला की थी, सेम वही स्थिति मुक्तिबोध की कविता के नए प्रतिमान में है ना। तो मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर ही कविता के नए प्रतिमान की रचना की गई है। तो यह कृति है नामवर सिंह की। कथन देखिए कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण है द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये तीनों युग एक दूसरे से भिन्न है, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी है। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय या फिर आचार्य शुक्ल। तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। तीन युगों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद। यहाँ पर रामविलास शर्मा का मानना है कि ये तीनों युग अगर एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, तो साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। क्यों? क्योंकि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई ना, तो पहले चरण से यानी कि द्विवेदी युग से ही वह शुरू हुई थी और आगे भी ये इन दोनों युग के साथ साथ चलती गई। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि द्विवेदी युग ने आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया है और उसमें अग्रदल की भूमिका अदा की है। नेक्स्ट कथन है हमारे पास कि प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। प्रेमचंद के संबंध में बताइए भाई, यह कथन किसका हो सकता है? आचार्य शुक्ल का, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर गोपाल राय। देखिए, प्रेमचंद और उनका युग, यह रचना किसकी है? जब आपने पढ़ा होगा, कथनों को अच्छे से सुना होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, है ना। प्रेमचंद और उनका युग में यह कथन अंकित है कि प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य के पेशगी थे। तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट प्रस्तुत कथन है, निम्नलिखित में से पढ़िए और बताइए कि कौन विद्वान यह कह रहे हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। और बताया भी गया है कि तुलसीदास के लिए यह कथन है ना, तुलसीदास के लिए ही यह शब्द निकले हैं इनमें से किसी विद्वान के कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यही एकमात्र कवि जो है हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही यह शब्द थे। आगे का कथन देखिए कि यह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का तथा नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन के संघटित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झांकी अपूर्व है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बचन सिंह। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपने चूज करनी है और कहना है कि बताना है कि यह जो है किसका कथन है। तो यह आचार्य शुक्ल का ही कथन है तुलसीदास के संबंध में। आगे का कथन देखिए कि प्रेमचंद की आवाज उस समय उठी जब पहले महायुद्ध में मानव ध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। आज भी जब विश्व पर तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, उस स्वाधीनता संग्राम की सैनिक की वाणी विश्व शांति की रक्षा के लिए जनता का आह्वान करती है।
प्रेमचंद की आवाज भारत की अजय जनता की आवाज है, इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। तो प्रस्तुत कथन प्रेमचंद के संबंध में किस विद्वान का है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर गोपाल राय या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किस विद्वान ने यह कहा है निबंध के संबंध में कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज क्या है? निबंध है। तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं, आपको पता होगा। आगे देखिए, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस विद्वान का है निम्न में से? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह? तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी आचार्य शुक्ल, क्योंकि आचार्य शुक्ल का ही मानना था कि यदि गद्य जो है ना कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है, आचार्य शुक्ल। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली। वेरी 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 फेमस लाइन। यस, प्रस्तुत कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, है ना। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है ना कि हिंदी नई चाल में ढली, लेकिन किस पुस्तक में कहा है? कालचक्र नामक पुस्तक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेमचंद की आवाज सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं प्रेमचंद जी के संबंध में। तो किसकी यह पंक्तियां हैं? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर बचन सिंह? मिस्टेक शुक्ला हो गया दोबारा से, ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप इनको इग्नोर कीजिएगा और समझ आइएगा। ओके, तो प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर देखिए, यह कथन है रामविलास शर्मा का, है ना, कि उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था उनके साहित्य को पढ़कर कि जैसे यह जनता की आवाज़ है, तो गर्व भी होता था। कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने अपनी संस्कृति को अपने साहित्य के जरिए दिखाने का प्रयत्न किया है। आगे प्रस्तुत कथन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है? आचार्य शुक्ल ने। जी हाँ, आचार्य शुक्ल ने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री भाषा कहा है। प्रस्तुत कथन देखिए कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। प्रस्तुत कथन बताइए किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार जो पहले मौलिक उपन्यासकार रहे हैं वे थे काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री जी, जिन्होंने लगभग उपन्यासों के क्षेत्र में धूम मचा रखी थी। और वहीं पर आचार्य शुक्ल ने दूसरे मौलिक उपन्यासकार माना है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को। आगे प्रस्तुत कथन है कि गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना है। बताना है कि प्रस्तुत कथन किस आचार्य का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गोपाल राय या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनके अनुसार गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान मुख्य घटना है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि आधुनिक काल में ही गद्य में जो है साहित्य रचा जाने लगा, उससे पहले तो पद्य में ही रचा जाता था ना। आगे का कथन सूरदास के संबंध में है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और सूरदास के काव्य का यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही हृदय की गहराइयों से प्रशंसा की गई है सूरदास के काव्य की और प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से यह किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने ही सूरदास के संबंध में ये सुंदर पंक्तियां कही हैं। नेक्स्ट प्रस्तुत कथन है निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव और मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर गोपाल राय, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो प्रस्तुत कथन है डॉक्टर गोपाल राय का।
निर्मल वर्मा को इन्होंने अवसाद और निराशा का कवि माना है ना। और क्या बोला है कि अंधकार भरी गुफा में, मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। बताना है हमें कि यह कथन किस विद्वान ने कहा है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। तो यह कथन है डॉक्टर गोपाल राय का। नेक्स्ट कथन है हमारे पास, वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। तो बताना है यह कथन किस आचार्य का है, डॉक्टर गोपाल राय, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल। तो यह कथन है डॉक्टर गोपाल राय का वृंदावन लाल वर्मा के संबंध में। इनका मानना था कि बुंदेलखंडी अंचल, जी हाँ, बुंदेलखंडी अंचल की जो जातीय विशेषता है, वहाँ के गौरव की गाथा का गान लगभग वृंदावन लाल वर्मा के सभी उपन्यासों में किया गया है। नेक्स्ट कथन देखिए, भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। भूले बिसरे चित्र, आपने इसको पढ़ा होगा, उपन्यास को नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, इसको जान लीजिएगा। इसमें क्या बताया गया है, पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के साथ संघर्ष दिखाया गया है ना। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके मोह भंग होने का कारण बताया गया है कि किस तरह से विद्रोह का अंकन इसमें किया गया है। तो यह कथन किसका है, नामवर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल। तो यह कथन डॉक्टर गोपाल राय का है। नेक्स्ट कथन है हमारे पास, अनाम दास का पोथा उपन्यास को आख्यान भी कहा गया है। अनाम दास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक अध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है, आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर गोपाल राय का, डॉक्टर बचन सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने ही अनाम दास के पोथे को क्या कहा है कि यह आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या करता है, ना कि औपनिषदिक अध्यात्म चिंतन की व्याख्या करता है ना। उसका पुनराख्यान नहीं करता है बल्कि आज की जिंदगी के अनुरूप ही उसका क्या करता है, व्याख्या करता है, वर्णन करता है। आगे देखिए, प्रस्तुत कथन है, चंद्रकांता का प्रकाशन हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने उपन्यास के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था, मानो एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई हो। देखिए चंद्रकांता उपन्यास की किस तरह से यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो यह किस विद्वान ने की होगी भला, डॉक्टर गोपाल राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या फिर आचार्य शुक्ल। तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने ही चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में यह सुंदर पंक्तियां कही हैं कि इसने क्या किया था, एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था, किसमें, उपन्यास के क्षेत्र में, है ना। और मानो कैसा, जैसे कि एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई हो, इस तरह से परिवर्तन ला दिया था इस उपन्यास ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तथा इसके बारे में प्रसिद्ध बातें भी हैं कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी, है ना। इतना तिलस्मी अय्यारी का वर्णन था इसमें। तो बताना मुझे यह किसका उपन्यास है। आगे का प्रसिद्ध कथन है कि राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निसहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। वह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। तो प्रस्तुत कथन बताना है किसका है, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बचन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य शुक्ल। तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ही निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है, राधा कृष्ण दास का है। यह तो सर्वविदित है ना। लेकिन निसहाय हिंदू में जो है गोवध निवारण हेतु लिखा गया यह पहला उपन्यास है, ठीक है। और इसमें जो है मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। तो ऐसा हिंदी का यह पहला उपन्यास है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोपाल राय। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कथन है कि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की कल्पित
किंतु यथार्थ जीवनी ही नहीं बल्कि अपने समय का सांस्कृतिक इतिहास भी है। हमें बताना है कि यह कथन किसका है, डॉक्टर गोपाल राय, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हम सब जानते हैं कि मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, जो कि उन्होंने 1972 में इसका प्रकाशन किया था, है ना। यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया था। इसमें अमृतलाल नागर ने क्या किया है, तुलसीदास का एक सहज मानव रूप दर्शाया है। तो यहाँ पर गोपाल राय जी कह रहे हैं कि इस उपन्यास में कल्पना भी है, यथार्थ भी है, एक तरह से यह तुलसीदास जी की जीवनी भी है, लेकिन अपने समय का सांस्कृतिक महत्व भी रखता है यह उपन्यास। कौन? मानस का हंस। नेक्स्ट कथन है हमारे पास कि बाणभट्ट की आत्मकथा का कथा संसार इतिहास पर आधारित है, पर उसमें इतिहास बहुत कम है और कल्पना तथा लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों का बाहुल्य अधिक है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बचन सिंह, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है डॉक्टर गोपाल राय का। जी हाँ, और हम सब जानते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है ना। और इसमें 3 प्रमुख पात्र भी हैं। कौन कौन से हैं? बाणभट्ट हैं, भट्टिनी हैं और निपुणिका। इनके बारे में, इनके कथनों के बारे में पूछा भी जाता है, करैक्टर नेम भी पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन अगर यह कथन पूछा जाए कि किस विद्वान ने इस उपन्यास के संबंध में कहा है कि इसमें इतिहास बहुत कम है और कल्पनाओं और लोक श्रुतियों का सहारा ज्यादा लिया गया है, तो डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम कथन देखिए कि प्रेमचंद और जिनेंद्र के बाद अज्ञेय ने ही हिंदी भाषा को एक साथ परिनिष्ठित और सर्जनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है। प्रस्तुत कथन बताना है किस विद्वान का है, आचार्य शुक्ल का है, डॉक्टर गोपाल राय का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह का। तो प्रस्तुत कथन है डॉक्टर गोपाल राय। हम सब जानते हैं कि अज्ञेय एक प्रयोगवादी कवि थे और उन्होंने नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया था, है ना। और साथ ही 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन व संपादन किया था आपके अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वासान अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और इसीलिए डॉक्टर गोपाल राय का मानना था कि प्रेमचंद और जिनेंद्र के बाद यदि हिंदी भाषा को परिनिष्ठित और सृजनात्मक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है तो वो किया है आपके अज्ञेय जी ने। तो इसी के साथ आलोचनात्मक कथनों पर आधारित यह सीरीज समाप्त होती है। आपके कहे अनुसार ही मैंने आलोचनात्मक कथनों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा, लेकिन आप सभी कुछ कम इस पर ध्यान दे रहे हैं, आपके कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। और अब आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं सोच रही हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य में जितने भी काल रहे हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, है ना, तो उन सभी पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आज तक के रिपीटेड जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते आ रहे हैं, उनको मैं बारी बारी करके आपके समक्ष लाऊं, रखूं, ताकि आप लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सके और कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, है ना। जो भी निम्नलिखित वादों या कालों से प्रश्न आते हैं उन सबको मैं आपके सामने बारी बारी रखूंगी। आप अपनी राय दीजिएगा, क्या यह सही होगा आप लोगों के लिए या फिर आप कुछ और चाहते हैं, बताना जरूर। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।